अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद मुस्तफ़ा है और आज मेरे साथ इस मुल्क के बहुत ही नामवर और हुनरमंद अदाकार मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और इनका काम इनकी शख्सियत की अक्कासी करता है। तो आए मिलते हैं राशिद फ़ारूकी साहब से। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, तो बग़ैर किसी देरी के आप मुझे बताएं कि आपका इस इंडस्ट्री में कब और कैसे आना हुआ? देखो यार, इस फील्ड में मैं हादसाती तौर पे आया था। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना मुझे कोई शौक़ था। असल में हुआ ये था कि एक ज़माने में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे मेरे घर में भी और मुझे भी ज़रूरत थी कि मैं नौकरी कर लूँ। तो मुझे किसी तवज्जुह से एक सरकारी नौकरी मिल गई जो मैं करता था, जिसमें मैंने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुझे तनख्वाह मिलती थी उसकी। और मैं जाता था 10-11 बजे वापस आ जाता था और फिर तो मैं कहीं जाकर बैठा करता था। बैठक थी, मैं वहाँ बैठता था। वो एक पान की दुकान थी, लोग वहाँ पर आते थे, फिर कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। तो वहीं पर एक आदमी आया एक दिन जो मेरे बड़े भाई का दोस्त था। उसने कहा, भाई थिएटर करोगे? मेरे लिए तो ये लफ्ज़ ही नहीं आता। देखो भाई, थिएटर क्या होता है? कहना ड्रामा होता है, बस जैसे टीवी में होता है वैसे ही, बस लाइव करना होता है। मैंने सोचा काम तो कुछ है नहीं। मैंने कहा हाँ करेंगे। कहने लगा आ जाओ। वो मुझे ले गया और वो फिर एक ऑडिटोरियम में उन्होंने परफॉर्म किया। मैंने जब परफॉर्म किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया यार। पहली दफ़ा मैं लोगों के सामने कुछ कह रहा था। उससे पहले तक मैं बड़ा शाय इंसान होता था। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बेहतर हो गया है। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ। फिर उस पर तालियाँ वालियाँ भी बजी। तो जब तालियाँ बजती हैं तो आदमी वैसे ही चौड़ा हो जाता है। तो मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो थिएटर ग्रुप, जाहिर है कि वो नौजवानों का थिएटर ग्रुप था, उनकी तरजीहात बदली तो वो इधर उधर चले गए। मेरी तार तो जुड़ गई थी, मुझे तो मज़ा आ गया था। फिर मैंने तलाश करना शुरू कर दिया कि मैं इसको कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ख़ुद अपना एक थिएटर ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की अपने दोस्तों को मिला के, और वो ग्रुप फिर टूट गया लेकिन मैं उससे जुड़ा रहा। फिर मैंने पता वता किया, जब स्ट्रगल की तो मालूम हुआ कि ये टीवी भी होता है। अच्छा, टीवी कैसे होता है? उनके पास चले जाओ। मैं उनके पास चला गया। गज़नफ़र साहब जो इंडस टीवी के ओनर थे, उस वक्त उन्होंने कंबाइंड प्रोडक्शन शुरू की थी। उनसे कहा जी मैं एक्टर हूँ। कहने लगे अच्छा एक्टर हो, हम भी एक काम कर रहे हैं, तुम्हें मौका देंगे। उन्होंने मुझे मौका दिया और वो अच्छा नहीं हुआ वो काम। अब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि अब मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूं। काम तो मैंने अच्छा नहीं किया है। मैंने कहा चलो इनसे पैसे मांगने पहुंच जाता हूं। दूसरी मुलाकात पे मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा सर वो पैसे चाहिए थे, मैंने जो काम किया था मैं तो इसे प्रोफेशन बनाना चाहता हूं, पैसे नहीं मिलेंगे तो प्रोफेशन कैसे बनाऊंगा? उन्होंने यूँ करके देखा, अच्छा मैं जाओ बाहर, मेरे अकाउंटेंट बैठे, उनसे पैसे ले लो। मैं बाहर चला गया। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए उस काम के और कहने लगा साहब ने बोला दोबारा नहीं आना लेकिन यार वो 500 रुपये बड़े बरकती थे। वो मैंने खालिस अपनी अदाकारी की से कमाए थे और उन 500 रुपयों में मुझे बहुत सेटिस्फाई किया। फिर मैंने ये काम छोड़ा नहीं। फिर मैं उन्हीं की प्रोडक्शन हाउस में जाता रहा, बार बार जाता रहा। फिर मुझे काम उन्होंने देना शुरू किया और फिर जो दूसरा काम उन्होंने दिया वो मैंने किया भी अच्छा। और बड़े अमली थिएटर भी मैंने किए टेलीविज़न पे आने से पहले। फिर मैंने टेलीविज़न पे कदम रखा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी मीडियम से रिलैक्स हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं परफॉर्म करने लगा। जब मुझे कैरेक्टर मिलता मैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना काम करता कि मैं उसके पूरे स्क्रिप्ट पे मार्किंग करता कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है और ये किस तरह प्ले किया जा सकता है। फिर उसको मैं अकेले रिहर्स करता। जब मैं शूट के लिए पहुंचा होता तो मैं काफ़ी प्रिपेयर होता दूसरों से ज़्यादा, और मैं उसे अच्छा परफॉर्म करता जिस पे मुझे शाबाशी भी मिलती। और जब वो टीवी पे चलता तो उससे भी फीडबैक आता और वही जिनके लिए मैं काम करता वो मुझे आगे काम भी देते। सर आपकी एक फ़िल्म आई थी रामचंद पाकिस्तानी, जो कि मेरी पसंदीदा फ़िल्म है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा यार, वो बड़ा मज़े का वाक़या हुआ कि मैं फ़िल्म करना चाहता था। हर एक्टर जो है वो फ़िल्म करना चाहता है एक ज़माने में।
फिल्म का एक मौका मिला, हमें ख़बर मिली कि हमारी ही दोस्त है महरीन जब्बार, वो एक फ़िल्म करना चाहती है, लेकिन उसने हमें बुलाया वलाया नहीं है। ख़बरें मिल रही हैं कि आज फ़लाँ कास्ट हो गया, आज फ़लाँ कास्ट हो गया, और ये हो गया वो हो गया। हमने कहा भाई हाज़िरी तो लगवा ही देते जाके किसी तरह। मैंने पता हासिल किया और उसका वहाँ पहुँच गया महरीन के पास। महरीन तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी दोस्त भी थी, महरीन से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं आ गया, फिर उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया। बहरहाल उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया और कहा कि भाई इसमें कौन सा रोल करोगे। मैंने कहा सारे रोल तो आप दे चुके हैं, मुझे जो भी मिल जाए, मैं तो बस इस फिल्म करना चाहता हूँ। बहरहाल वो फिर दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि हम आपको शंकर के लिए ट्राई करते हैं। शंकर जो मैंने किया वो लीड कैरेक्टर था और नंदता दास के हस्बैंड का रोल था। नंदता दास भी उस फिल्म में काम कर रही थी। जाहिर है ये एकदम से एक बड़ी एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए तो मज़ा आता है। बहरहाल उन्होंने कहा भाई इसके लिए आपको वेट लूज़ करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी चर्बी अरबी चढ़ाई हुई थी, क्योंकि मैं टेलीविज़न करता था, पैसे वैसे आते थे, बड़े मज़े में ज़िंदगी गुजार रहा था। ये नहीं सोचा था कि किसी कैरेक्टर के लिए काम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो एक थरी नौजवान का कैरेक्टर था, थरी आदमी का कैरेक्टर था। थर में लोग अमूमन मोटे नहीं होते क्योंकि खुराक की कमी होती है और पैदल बहुत चलना पड़ता है और बहुत सारी उसकी वजूहत होती है। बहरहाल तो मैंने काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा वेट लूज़ करना है, तो वेट लूज़ करने के लिए मेरे पास कोई साइंटिफिक तरीका तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि खाना अगर कम खाया जाए, थर के लोग खाना कम खाते हैं और पैदल बहुत चलते हैं, तो ये दो चीज़ें अगर मैं पैदा कर लूँ तो शायद मेरा वज़न कम हो जाए। तो यही मैंने किया कि अपनी जो खुराक मैं डेली की खाता था वो आधी कर दी और पैदल चलना ज़्यादा कर दिया। जैसे कि मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था, तो गुलिस्तान जौहर से सुबह उठ के सदर चला जाता था और सदर से वापस आ जाता था। ये कोई 7-8 किलोमीटर बन जाते थे डेली के, तो उसका फ़ायदा हुआ और मैं दुबला हो गया। और इसके अलावा ज़ाहिर है उसकी रैकी शैकी की थी, तो उसके लिए भी काम किया कि थर के लोग किस तरह के होते हैं, क्या सोचते हैं। वो एक मिस्कीनी बहुत होती है, ज़ाहिर है हम उसे मिस्कीनी कह रहे हैं, वो तो सादा लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक सादा से आदमी का कैरेक्टर था जो अपने बच्चे की वजह से जेल चला जाता है, इंडिया में कैद हो जाता है। तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ें पैदा करनी थी। मुझे रिलेशनशिप पे काम करना था, अपने उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप बनाना था जिसके साथ मैं एक्ट कर रहा था, और उस कैरेक्टर को मुझे इस तरह का बनाना था कि जो सारे लोग उसकी इस कहानी से मुतासिर हों जो उसने ज़िंदगी गुजारी है। ज़ाहिर है किसी कैरेक्टर को में चार्म पैदा करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो मैंने उसके लिए काम किया और ज़ाहिर है उस पर फिर मुझे अवार्ड भी मिले। जितना मैंने काम किया उसका रिवॉर्ड मिला मुझे। अरे सर, आप एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपका एक किरदार दूसरे से बड़ा मुख्तलिफ लगता है, बड़ा डिफरेंट लगता है। तो उसके लिए भी क्या कोई प्रोसेस होता है, कोई टेक्निक होती है? इतना एफर्टलेसली कैसे कर लेते हैं आप? देखो टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक भी होती है, एफर्टलेस करने के लिए नहीं होती, कैरेक्टर को कंसीव करने के लिए टेक्निक होती है। अगर आपने कैरेक्टर पे उससे पहले बहुत काम किया हुआ है, यानी कि आपने सोचा बहुत है उस कैरेक्टर के बारे में, उसके बारे में जो चीज़ें आपने परफॉर्म नहीं भी करनी वो भी मालूम की हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किसी वजह से होती हैं, तो वो वजह भी मालूम करने की कोशिश करें। जब आपको ज़्यादा मालूमात होंगी तो ज़्यादा अच्छा आप एक्ट प्ले कर सकते हैं। तो इसी तरह कैरेक्टर भी होता है कोई भी, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचें, ज़्यादा काम करें। जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, उस वक्त सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो आसान हो जाता है। और दूसरा, बाहर से कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी होती, आपको अंदर से तलाश करना होता है। सब कुछ आपके अंदर होता है, यानी यहाँ होता है। आप उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसको रिहर्स करेंगे। किसी भी एक्ट को करने की सबसे अच्छी जो कुंजी है, जिसे हम की कहते हैं, वो है रिहर्सल। अगर मैं ऐसे ही मिसाल देता हूँ कि अगर कोई, वो तुमने देखी 3 बॉलें उछालते हैं, वो सबको नहीं आता,
लेकिन अगर तुम वो उछालना शुरू कर जाओ तो एक वक्त पे वो करने लगेंगे, आने लगेगी ना। तो कोई भी चीज़, एक्टिंग में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, उससे बार बार करने से वो चीज़ आ जाती है। तो इसमें भी एफर्टलेस इसीलिए लगती होगी कि जब आप दिमाग से सोच के कर रहे हैं, आपने सोचा हुआ है। जब सोचा हुआ है, आपको पता है कि एक आदमी जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की है, ये आपने सोचा हुआ है, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पुलिस वाले बनते हैं तो आप पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। आप डॉक्टर होंगे तो आप सोफिस्टिकेटेड नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज में है कि डॉक्टर इस तरह होता है। अच्छा, जिस चीज़ के बारे में आपको ना पता हो वो आप मालूम करते हैं, आप जाके ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं। शुरू में जब ये प्रोसेस होता है, जब एक्टर नए होते हैं, उन्हें उस वक्त काम करना चाहिए अपनी ऑब्जर्वेशन पे, अपनी इमेजिनेशन पे, बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों से हासिल की जा सकती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आप उसमें रिलैक्स हो जाते हैं। तो उस तरह से आपको लगता है कि ये एफर्टलेस है, और वही है, क्योंकि एक्टिंग तो दिमाग से होती है। मैं ये समझता हूँ कि आप कैरेक्टर दिमाग से बनाते हैं, बाहर से नहीं बनाते। एक एक्टिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आउटर इनर से ही बनता है। जब आपने सोचा है वही आप करेंगे, वही रिहर्स करना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो ईजी हो जाता है। कि मुझे आज भी कोई जो कैरेक्टर मिलता है उस पर मैं अकेले काम करता हूँ, उस स्क्रिप्ट पे काम करता हूँ। अब यह है कि मुझे पेन लेके मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसे याद करता हूँ, सोचता हूँ, तैयार करता हूँ। कोई चीज़ अगर तैयार करने वाली होती है, और फिर जब मैं शूट पे जाता हूँ तो मैं बहुत फुल्ली प्रिपेयर्ड होता हूँ, और फिर मैं उसे परफॉर्म करता हूँ। तो इस प्रैक्टिस को करते रहने से महारत भी ज़ाहिर है आदमी में आती है। और जो थिएटर वर्कशॉप्स मैंने की थी उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मुझे मौका मिलता है। उन वर्कशॉप में मुझे एक्सरसाइजेस सिखाई जाती थी कि ये आपकी सांस की एक्सरसाइज है, ये आपकी इमेजिनेशन की एक्सरसाइज है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, और ये होगा, और वो सारी मैं अपने चीज़ों में इस्तेमाल करता था, और जो अब भी करता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, पहले ज़माने की जो फिल्में होती थी उनको अगर हम एक कूजे में बंद कर लें तो वो बस एक हीरो विलन की कहानी होती थी, और उन्हीं पे ही पूरा नैरेटिव चल रहा होता था। पर आज हम देखते हैं कि भाई डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डिफरेंट शेड्स होते हैं। इवन जो आपका हीरो विलन भी है, जो विलन है उसके भी आपको डिफरेंट शेड्स दिखाए जाते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में अब बात नहीं रही। तो इस डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो यार, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसी तरह आर्ट भी होता है। आर्ट भी तरक्की करता है। पहले जब फिल्म शुरू हुई तो एक फार्मूला बनता था, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, एक विलन होता था, कुछ समाज की दीवारें होती थी, और एक कहानी बनती थी। ठीक है, बहुत अरसे तक ये फार्मूला चला। इसमें तब्दीली आती रही, विलन फिर किसी और शक्ल का होने लगा, विलन फिर हीरो पता नहीं किस तरह, लेकिन ये फार्मूला आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया। अब जैसे जैसे आर्ट ने तरक्की की है, लोगों ने फिल्मों पे भी तजुर्बात किए बहुत सारे। जैसे हमारे पड़ोस में बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और वहाँ पर तजुर्बात हुए, वहाँ एक आर्ट फिल्म डेवलप हुई। अब आर्ट फिल्म और कमर्शियल फिल्म आपस में मिल गई है। अब जो फिल्म है वो एक, उसे आर्ट फिल्म भी कह लें। जैसे एक फ़िल्म थी मैंने देखी, बजरंगी भाईजान, वो एक आर्ट फिल्म भी थी और एक कमर्शियल फिल्म भी थी। इसी तरह दृश्यम एक फ़िल्म देखी, वो एक आर्ट फिल्म भी थी और एक कमर्शियल फिल्म भी थी। तो जब आर्ट तरक्की करता है तो ज़ाहिर है तब्दीली तो किसी चीज़ में भी आ जाती है ना। तुम पहले बड़े पाइंचों के पैंट पहनते थे, फिर तुमने छोटे पाइंचों के पैंट पहने, ये फैशन में तब्दीली आई। तो इसी तरह आर्ट में भी तो तब्दीली आ सकती है ना। और फिर क्रिएटिविटी जब शामिल होती है ना, तो लोग नए की तलाश में होते हैं कि कुछ नया आइडिया हम दिखाएं, प्ले करें। इसी तरह फिल्म तो सबसे क्रिएटिव मीडियम है, यानी वो ज़िंदगी प्ले कर रही है, ज़िंदगी बनाई जा रही है। तो ज़िंदगी तो बहुत किस्म से दिखाई जा सकती है ना। तो वो फार्मूला पुराना हो गया। अभी भी हम तो खैर हमारे यहाँ तो अभी भी वही फार्मूला प्रैक्टिस किया जा रहा है। हम अभी उस काबिल नहीं हुए हैं कि हम उस तब्दीली की तरफ चाहें, लेकिन ये नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुए अब आ रहे हैं डायरेक्शन की तरफ, या जो फिल्म मेकर बन रहे हैं,
वो ज़रूर इस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया में और तरह की इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सपीरियंस किया है, उसको देखते हैं तो वो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं और उस पर फिल्म बनाने की कोशिश करें। दो एक बहुत कामयाब भी हुई हैं। अच्छा सर, आपने कभी कोई ऐसा किरदार किया है जिसे करते वक्त आपको ये एहसास हो कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा या ये अजीब सा लिखा हुआ है, कहाँ फंस गया हूँ? नहीं, अगर कोई किरदार ऐसा मिलता है कि मैं ये सोचूं कि ये कहाँ फंस गया तो मैं उसे नहीं करता। बहुत मिलते हैं, जाहिर है, अमूमन किरदार नहीं होते, वो लोग ऐसे होते जिनकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ता है। तो मैं ये सोचता भी हूँ कि ये मैं कहाँ फंस गया। और बड़ी ब्लेसिंग रही है मेरी ज़िंदगी में कि मुझे अल्लाह मियाँ ने इस तरह के लोगों से बचाया है। मतलब वो काम मेरा बनता ही नहीं जिस काम ने आगे अच्छा नहीं होना होता या जिसकी गेम बिगड़नी होती है, वो काम मैं नहीं कर पाता, खुद से नहीं, चाहता भी हूँ तो तब भी नहीं हो पाता, नहीं कर पाता, या मैं खुद मना कर देता हूँ या वो मुझे मना कर देते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। बाद में पता चलता है यार वो तो इसके साथ तो ये हो गया, मैंने कहा यार बड़ा अच्छा हुआ ये मैंने नहीं किया। तो जब मेरी कोई गेम नहीं बनती, हालांकि बाज़ औक़ात बड़ी ज़रूरत होती है काम की और काम मिल के फिर वो नहीं होता, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मियाँ तूने मुझे किसी चीज़ से बचाया है। और यही होता है, बाद में साबित होता है या तो पैसे उसके गए, उस काम के पैसे नहीं मिले, या लोगों के वो काम बिका नहीं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। हाँ, अलबत्ता किरदार अगर मुझे ऐसा मिले जिसमें कहूँ कि यार मैं कहाँ फंस गया, इसमें तो बहुत काम है, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि मुझे ऐसे किरदारों की तलाश होती है जिसमें मुझे काम करना पड़े, जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह मैं कंसीव करता हूँ अपने कैरेक्टर को, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकूँ। शुरू से मेरी एक चीज़ रही है, मैं सोचता हूँ कि मैं एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि एक्टिंग क्या है। तो जो चीज़ मेरे दिमाग में आती रहती है, जब तक मैं उसे एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, उसे मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, तो मुझे कैसे उसके बारे में पता चलेगा। तो मुझे ऐसे किरदारों की तलाश होती है जिसमें मुझे ज़्यादा काम करना पड़े। हाँ, ऐसे लोगों की तलाश नहीं होती जिनसे मुझे ज़रा सा वो हो कि ये सीरियस नहीं है। ऐसे लोग जो सीरियस नहीं होते ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम के थ्रू कुछ और हासिल करना चाहते हैं। बज़ाहिर वो पैसे हैं उनके पास, वो पैसे ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन वो कुछ और हासिल करना चाह रहे हैं, वो मुझे भी काम नहीं करने देंगे, तो वो काम मैं नहीं करता। अच्छा, मेरा अगला सवाल थोड़ा अजीब सा है क्योंकि आपने पाकिस्तान में तमाम बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया हुआ है, पर क्या फिर भी कोई ऐसा डायरेक्टर है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जिनके साथ आप काम करने की ख्वाहिशमंद हो? यार मैं काम तो हर उस डायरेक्टर के साथ करना चाहता हूँ जो इस काम को करता है, जिसमें से बहुत सारे, अब मुझे पता नामवर तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन मैं जानूंगा उसे तब जब मैं उसके साथ काम करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं दोबारा काम करना चाहता हूं, क्योंकि उनको मैं जान चुका हूं कि उनकी ज़िंदगी का भी वाहिद मकसद यही है कि ये काम करें। और मैं ख़ुद भी वर्कहोलिक किस्म का आदमी हूँ, मैं काम नहीं करूँ तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। मतलब अगर मुझे 4 दिन बिठा दिया जाए तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मुझे रोज़ जो मैं दुनिया से हासिल करता हूँ, मुझे उसे निकालना भी है, तो वो मुझे किसी न किसी काम में निकालना होता है, उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो इसी तरह काम तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े से बड़ा डायरेक्टर है, अपने आप को समझता है, आए मेरे साथ काम करे, मैं उसके साथ काम करूँ और उसको एक्सपीरियंस करूँ, वो मुझे एक्सपीरियंस करे, और उससे हम दोनों की लर्निंग होगी ना यार। अच्छा, आपसे बात करके ना बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, ये तो तुम्हें महसूस होती होगी ना यार, मुझे तो नहीं महसूस होती, लेकिन बात इतनी है, बहुत सादी सी मेरा फ़लसफ़ा ऑफ लाइफ एंड वर्क है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ जब मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो मैं ज़ाहिर है कुछ महसूस करता हूँ ना, दुख, खुशी, गुस्सा, नफ़रत, हक़ारत, ये सारे एक्सप्रेशन हैं, ये मुझे महसूस होते होंगे।
मैं इन्हें लौटाना चाहता हूँ। मैं इस ज़िंदगी से लेता हूँ, इस ज़िंदगी को देना चाहता हूँ। लोगों को रोशनास कराना चाहता हूँ किन वक्तों पे ये आपको महसूस होते हैं और किस किस तरह महसूस होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बहुत जल्दी रो सकता हूँ, रो जाता हूँ, आंसू निकालना मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत फिल्म देखते ही अकेला फिल्म बैठा देख रहा होता हूँ, रोने लगता हूँ। मुझे बहुत बहुत फील होती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा फील होती हैं चीज़ें। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं देखते देखते फिल्म बंद कर देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं देखना ही नहीं चाहता, मुझे पता है कि ये मुझे तकलीफ़ देगी, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो मुझे बहुत फील होती हैं और ये मेरा समझ लो असासा है। अच्छा, जब आपको फील होती है तो आप फील कराते भी हो ना। और रही बात पॉजिटिव वाइब्स की, तो आप सादी ज़िंदगी गुजारो। मेरी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल खुश्क लाइफ है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता, ना कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है, ना मैं किसी से लड़ता हूँ, ना कोई मुझसे लड़ता है, ना मैं किसी के बारे में बुरी बात कहता हूँ, ना कोई मेरे बारे में बुरी बात कहता है। आपको वही मिलता है जो आप करते हैं, जो एक्ट करते हैं, उसी के अगेंस्ट आपको मिलता है। जिस तरह आप ज़िंदगी गुजारेंगे, आप पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारेंगे, आपकी ज़िंदगी में गलत चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के साथ इतने मसले होते हैं, वो क्यों हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मसला है, और ज़ाहिर है मैं उसका जिक्र करूँगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। अरे सर, आप बहुत बिज़ी रहते होंगे, तो आप अपने काम को और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कैसे बैलेंस करते हैं? मेरी ज़िंदगी का एक उसूल है जो मैंने कायदे-ए-आज़म से सीखा है, काम काम और सिर्फ काम। काम ही सब कुछ है यार। मैं बहुत रिलैक्स रहता हूँ जिस दिन मैं काम पे होता हूँ, काम करता हूँ, और जो बाकी का वक्त है वो जाहिर है जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं, लाइक माय वाइफ है, मेरी बेटी है, तो उनकी भी जो भी बातें हैं वो, या जो उनकी ज़रूरतें हैं, या जो भी उन्होंने मुझे कहना है, वो उनकी भी मेरे लिए इतनी मुक़द्दम है, लेकिन पहले मेरे लिए काम है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद के लिए छोड़ा गया है, अल्लाह मियाँ ने उतारा है कि मैं सारी ज़िंदगी, ये मैंने बहुत वाइल जब मैं एक्टिंग शुरू कर रहा था उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं सारी ज़िंदगी इस काम को एक्सपीरियंस करूँगा। मेरा मानना था कि जब किसी काम को आप ज़्यादा अरसे तक करते हैं ना, तो उसमें आप महारत के दर्जे तक पहुँचते हैं। तो अभी तो मुझे सिर्फ 25-26 साल हुए ये काम करते हुए। मैं तो सारी ज़िंदगी करना चाहता हूँ। अब देख मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, या मतलब इस दौरान और मेरा क्या काम है, और तो मैं कुछ नहीं करता। जो काम भी मैं करता हूँ वो इस काम से होता है ना कि आदमी दिमाग पर सवार, सारा दिन आपने काम किया तो वो रात को भी ख्वाब में भी वही आ रहा होता है। तो उससे निकलने के लिए मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, इससे निकलने के लिए मैं फ़िल्म देखता हूँ, इससे निकलने के लिए मैं वो चिड़ियों को दाना देता हूँ, इससे निकलने के लिए मैं अपनी बेटी के साथ बाहर निकल जाता हूँ, उसको कुछ करता हूँ, इससे निकलने के लिए मैं अपनी बीवी से कोई काम या उससे अपनी मोहब्बत का इजहार या कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद पहले मैं यही करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि ये काम ऐसा है कि पता नहीं चलता कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं। अब मुझे किरदार मिला हुआ है और मैं उस पर सोच रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं काम कर रहा हूँ? तो ये मेरे साथ होता है कि मेरी बीवी को नहीं पता चलता कि मैं काम कर रहा हूँ, तो वो कहती है सारा दिन पड़े रहते हो, जबकि मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो सोच का काम है ना, तो जाहिर है वो उसका भी अपना काम होता है, तो वो भी प्रोफेशनल है, वो उस तरह सोचती है। मैं उसको कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आर्टिस्ट के साथ रहने वाले लोगों को कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, उसका ख्याल होता है। जिस एनर्जी की तुम बात कर रहे थे ना, वो एनर्जी होती ही ख्याल की है। आपका ख्याल जितना मजबूत होगा, आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी। समझ रहे हो? तुम एक बात एक्सपीरियंस कर लेना, तुम नेगेटिव सोचने लगो
तुम अपने जो तुम्हारे सराउंडिंग में लोगों उनके बारे में बुरा सोचने लगो। सलामा को कहो ये मुझे जो है ना टीज कर रही है, फलाना है फलाना है, अम्मी को कुछ कहो, अब्बा के बारे में कुछ कहो, मोहल्ले वालों के बारे में, तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ गलत होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास से जो निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है यार। उसके अगेंस्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो? तो जो हम ख्याल सोचते हैं ना, वो ख्याल कोई भी हो सकता है। मैं तो किरदार के बारे में सोचता हूँ, कोई गाना सोच सकता है कि वो उसे कोई नज़्म आ रही है, वो लिखना चाह रहा है, एक मिसरा आ गया और दूसरा मिसरा फंसा हुआ है, तो वो सोच रहा है। किसी को कोई बीट्स, किसी ने कोई धुन बनानी है तो वो सोच रहा है, कोई कहानी सोच रहा है। तो ये ख्याल से ही तो सोची जाती है। तो आपका ख्याल मजबूत होगा ना तो आपके अंदर से वो एनर्जी निकलेगी। अच्छा राशिद भाई, आजकल के हमारे जो यंग अदाकार हैं जो सीख रहे हैं, एक्टिंग भी सीख रहे हैं, उसमें अपना करियर भी बनाना चाह रहे हैं, तो बाज़ों का तो ऐसा होता है कि इंसान को उतनी जल्दी तरक्की नहीं मिलती जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और वो बहुत जल्दी मायूस भी हो जाता है। तो उनके लिए क्या आप कोई नसीहत करना चाहेंगे? देखो, मैं उन्हें दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन्हें दोहराना चाहूँगा। एक तो ये कि मायूसी गुनाह होती है, और दूसरी ये कि जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी सक्सेस हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। जो आप उसमें टाइम देते हैं ना, वो स्ट्रगल होती है। मैं तुम्हें मिसाल दूं कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं उनके पास चला गया, इनके बहुत सारा शॉर्ट करके तुम्हें बताया, लेकिन इस दौरान बीच में जो लाइफ गुजरी वो स्ट्रगल थी मेरी, जिसमें मैं बहुत लंबे लंबे फासले अपने पैरों पे तय करता था, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। मुझे एक डांस स्कूल जाना है और मुझे बस में जाना है, और बस ने मुझे जो है वो 4 किलोमीटर दूर उतार देना है, और वहाँ से मैंने पैदल जाना है। ये मेरी एफ़र्ट है, ये काउंट नहीं होगी लेकिन ये काउंट भी होगी। ये मेरी कमिटमेंट को शो करेगी, ये मेरे रोमांस को शो करेगी कि मैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल के मैं वहाँ तक पहुँचा। वहाँ से शायद मैं कुछ हासिल ना कर सकूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ पहुँचा हूँ ना, तो कुछ नहीं तो मेरी डेडिकेशन तो बढ़ेगी ना यार। ये शो करती है चीज़। मायूस तो होना ही नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहें किसी चीज़ को करना, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसे हासिल ना कर सकें। ये है, पॉसिबल है। सिर्फ नेक नियति, आपका रोमांस यानी आपकी चाहत उससे कितनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपकी स्ट्रगल, अगर 2 दफ़ा आपको नहीं मिलता, आपने 10 दफ़ा करना है, आपने 15 दफ़ा करना है, 25वें दफ़ा ज़रूर मिल जाएगा। ये हो नहीं सकता कि आपको ना मिले। ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, जल्दी कैरेक्टर मिल जाता है किसी को, जल्दी कैरेक्टर। मुझे भी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक बड़ा सा रोल बहुत अर्ली उसमें मिल गया। उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, मतलब मैं अपने आप को नहीं प्रिपेयर समझ रहा था उसके लिए। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस जगह खड़े हुए हैं, क्योंकि एक के बाद ही 2 आएगा यार। आदमी 6 से 8 तक, मतलब 6 से 4, 1 2 3 4 5 के बगैर छठा नहीं मुकम्मल कर सकता। तो बिल्कुल एक प्रोसेस में चलेंगे तो आप भी तैयार होते रहेंगे, आप भी रिलैक्स होते रहेंगे, और आपको समझ भी बढ़ती रहेगी, और आप बिल्कुल सही जगह पर भी होंगे। आप चाहें कि मैं जैसे अभी मैं इस वक्त अपने प्रोफेशन में अच्छी जगह पे हूँ, और आप चाहें कि यार आप बोल दें उनको यार कि रोल दे दें, मैं बोल भी दूंगा, वो आपको रोल दे भी देगा। आप उसके लिए तैयार हैं, चले आप कर भी लेंगे। क्या आपने अच्छा किया? क्या वो उतना मुतासिर किया उसे कि वो आपको दोबारा प्ले कर देगा? आप तैयार नहीं हैं। तो हमेशा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। पहले इस काम को समझ लें, रिहर्स करें,
तैयार हों, प्ले करें, इंतज़ार करें क्या फीडबैक आ रहा है। लोगों ने बुरा कहा है तो उसको समझें, उस काम को वापस देखें, क्या चीज़ सही नहीं की। मैं आज भी कोई रोल कर रहा होता हूँ, मुझे उसकी फ़िक्र होती है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ कि जब ये आएगा तो कैसा जाएगा यार। हीरो में कहाँ से खूबसूरती, हीरो तो आदमी यहाँ से होता है। सोशल इश्यूज डिस्कस किए, ऐसे नहीं होते ड्रामों में। वो चीज़ें लोगों ने बेहतर एक्सेप्ट किए हैं।